बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज स्टूडेंट हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा डे-हक्कल थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इस थ्योरी में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी आज के टॉपिक में, पहला हम पढ़ेंगे आर्हेनियस थ्योरी क्या है, फिर डे-हक्कल थ्योरी पढ़ेंगे, रिलैक्सेशन इफेक्ट पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम और फिर हम मैथमेटिकल एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे। सबसे पहले डे-हक्कल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में हमें पहले ना एक चीज़ समझनी होगी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये किस वक्त इनकी कंडक्शन ज़्यादा होती है और किस वक्त कम होती है, नंबर एक। दूसरी बात ये कि यहाँ पर हमने जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। क्या कहता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज विद डाइल्यूशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कि जब आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस्तेमाल कर रहे हैं एज इलेक्ट्रोलाइट, तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है जिसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहते हैं वो इंक्रीज करेगी जैसे जैसे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट करते जाएंगे। ठीक है, अब आर्हेनियस थ्योरी क्या कहती है कि कंडक्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। अब आर्हेनियस के इसके बारे में यह है कि जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करेगी किनकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। कब? जब आप इसको डाइल्यूट करेंगे। मतलब ये कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन इंक्रीज करते जाएंगे ना तो डिसोसिएशन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो ज़्यादा होती जाएगी और उस वजह से जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़्यादा होती जाएगी। अब डे-हक्कल थ्योरी फैक्टर विच इंक्रीज द कंडक्टेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो यही वो फैक्टर है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कंडक्टेंस इंक्रीज करते। कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस है वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करते जाते हैं, इसी तरीके से जो कंडक्टेंस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे वो अपने आयंस में चेंज होता जाएगा। अब इसमें सबसे पहला इफेक्ट जो हमने पढ़ना है वो है रिलैक्सेशन इफेक्ट और इसको हम सिमेट्री इफेक्ट भी कहते हैं। पहली बात, हमें यह बात पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस गिव आयन, कि जब आप किसी भी सिस्टम की इलेक्ट्रोलाइसिस, किसी भी कंपाउंड की सिस्टम की इलेक्ट्रोलाइट की जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो वो आयन्स देता है, नंबर एक। दूसरी बात, ईच आयन इज सराउंडेड बाय ऑपोजिट आयन कॉल्ड आयोनिक एटमॉस्फेयर, हर आयन जो है वो ऑपोजिट चार्ज आयन से घिरा हुआ होता है और इसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक एटमॉस्फेयर। When current is passed, ions move toward opposite electrode, तो ये opposite electrode की जाना मूव करना शुरू करेंगे। देखें कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव आयन है और ये हर तरफ से नेगेटिव आयन से घिरा हुआ होगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल आयोनिक एटमॉस्फेयर अराउंड अ पॉजिटिव आयन। अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, क्या होगा कि ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इधर जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इस पॉजिटिव ने इस जानब मूव करना शुरू कर देना और ये जो नेगेटिव है इन्होंने किस जानब, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की जानब मूव करेंगे। तो अब क्या होगा, सो आयन क्रिएट अ न्यू आयोनिक एटमॉस्फेयर। अब इस कंडीशन में आयंस ने एक नया एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस कर दिया जिसमें क्या है कि नेगेटिव इधर है और पॉजिटिव इधर जाना शुरू हो गए। ओल्ड आयोनिक एटमॉस्फेयर डाई आउट, ओल्ड आयोनिक एटमॉस्फेयर ये वाला है, ये देखिए अब यहाँ पे ये खत्म होता जा रहा है। These two process does not take place at same time, लेकिन ये दोनों प्रोसेस सेम टाइम में नहीं हिस्सा ले रहे। मतलब ये नहीं है कि जितनी स्पीड से ये इधर मूव कर रहे हैं उतनी स्पीड से ही ये इधर मूव कर रहे हैं। देयर इज सम टाइम लैग कॉल्ड रिलैक्सेशन, और ये जो नया एटमॉस्फेरिक बन रहा है ना, आयोनिक एटमॉस्फेयर बन रहा है, इसको ये फौरन नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। उस टाइम को हम, उस टाइम लैग, उस टाइम के वक्फे को हम कहते हैं रिलैक्सेशन। ओल्ड आयोनिक एटमॉस्फेयर पुल्स आयन बैकवर्ड, दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन इफेक्ट। तो ये जो पुराना आयोनिक एटमॉस्फेयर है ये कोशिश करता है कि ये अपनी जो है वो एग्जिस्टेंस रिटेन करे, तो इस चीज़ को फिर हम क्या कह देते होते हैं, रिलैक्सेशन इफेक्ट। अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये चार्जेस से घिरा हुआ होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पहले ये जो आयन है इधर को मूव करेंगे, तो ये मूव करते हुए भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ी सी डिफिकल्टी हो इन आयंस को इधर मूव करने में और नेगेटिव आयन को इधर मूव करने में। दूसरा इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है। अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अब इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट को हम किस तरीके से जो है ना बयान कर रहे हैं कि जब आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई करते हैं क्या होता है, सेंट्रल आयन मूव इन वन डायरेक्शन
एंड ऑपोजिटली चार्ज आयन प्रेजेंट इन द आयोनिक एटमोस्फेयर मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कि ये देखें, ये हमारे पास एक आयोनिक एटमोस्फेयर था, जैसे ही आपने ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई की, अब तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव आयन इस जानब मूव करना शुरू कर दिया और ये सारे नेगेटिव आयन ने इस जानब मूव करना शुरू कर दिया। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर आल्सो देयर इन आयोनिक एटमोस्फेयर, क्योंकि ये जो आयन्स बने हैं किसी सॉल्वेंट में ही बने हैं, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या होगा, सेंट्रल आयन इज मूविंग अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो क्या होगा, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे हर तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सेंट्रल आयन है ये इस जानब मूव करेगा, जबकि बाकी सारे आयन इस तरफ मूव कर रहे हैं और ये इस तरफ मूव कर रहा है अगेन द अट्रैक्शन, या यूं कह ले कि जो असर है सॉल्वेंट का उसके खिलाफ भी जा रहे हैं, क्योंकि सॉल्वेंट ने भी तो इसको मॉलिक्यूल को इनको जकड़ कर रखा हुआ है, उसने भी तो आयनाइजेशन की हुई है। तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो आयनाइजेशन सॉल्वेंट में हुई है वो भी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो मोशन ऑफ द सेंट्रल आयन इज रिटार्डेड कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ये जो सेंट्रल आयन है इसकी जो मोशन करते वक्त जो इसको फीलिंग हो रही है रेजिस्टेंस की, इस इफेक्ट को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। याद रहे, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होते हैं, वो भी इस आयोनिक एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय होने नहीं देते। एसिमेट्रिक इफेक्ट वीएस इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इन दोनों में डिफरेंस। अब सबसे पहले एसिमेट्रिक इफेक्ट क्या है? एसिमेट्रिक इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ अदर आयन ऑन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकुलर आयन इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में एक किस्म के आयन जो दूसरी किस्म के आयन्स की वजह से जो मूवमेंट है उसमें को जो इफेक्ट होता है उसको कहते हैं इट इज़ ड्यू टू आयोनिक कंसंट्रेशन। ये आयन्स की वजह से है। ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज एंड द मूवमेंट ऑफ पार्टिकुलर आयन स्लो डाउन, क्योंकि ये आयोनिक एटमोस्फेयर बनता है इसमें, तो एक दूसरे को जो ऑपोजिटली चार्ज आयन अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो उस वजह से रेजिस्टेंस यहाँ पे फील। जबकि इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन मूविंग, ये सॉल्वेंट का इफेक्ट होता है, यानी ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की वजह से, ये आयंस की वजह से और ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की वजह से, कि जो मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के हैं उन्होंने आयंस में जो चेंज किया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट्स को, तो सॉल्वेंट और आयंस के मॉलिक्यूल के दरमियान भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इस वजह से ये इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट होता है। इट इज ड्यू टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन आयन एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, द स्पीड ऑफ मूविंग आयन स्लो डाउन। अब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम, तो व्हेन आयंस ट्रैवल इन सोल्यूशन द मीडियम ऑफ द सोल्यूशन ऑफर रेजिस्टेंस, क्योंकि जो मीडियम होता है सोल्यूशन का वो भी रेजिस्टेंस देता है। दिस इज फोर्स डिपेंड अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड इट्स डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो आप मीडियम यूज कर रहे हैं एज इलेक्ट्रोलाइट, उस मीडियम की जो रेजिस्टिव फोर्स है वो भी, अब देखिए ये एक छोटी सी डायग्राम है, ठीक है, ये हम कह लें ये कटायन है, ये एनायन है, कटायन है, एनायन है, ठीक है। अब ये जो लेयर्स की शक्ल में है ये एक मीडियम है। जब हमने वो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया और उस वक्त हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये इन आयंस ने पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की जानब जाना अपने नेचर के हिसाब से, मतलब इन्होंने नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इन्होंने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना। तो जब ये कोई मीडियम के आयन सेंटर में आ जाता है, जिसकी वजह से फिर भी ये भी क्या करते हैं, ये एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इन आयंस की मूवमेंट में थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इधर से इधर स्ट्रीम बन रही है, जब ये आयन सेंटर में है तो इनकी आपस में इंटरेक्शन भी हो रही है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है जो कि मीडियम ने प्रोवाइड की है, इसको कहते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम। अब मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, डिबे और हक्कल ने 1923 में एक रिलेशनशिप ड्राइव किया जिसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का कहते हैं, और इस इक्वेशन को ऑन सागर ने 1926 में जो इम्प्रूव किया, इसलिए इस इक्वेशन को डिबे हक्कल ऑन सागर इक्वेशन कहते हैं। इसके मुताबिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूट, दैट इज इक्वल टू, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में जो ये साइन है ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का है, ये वाला साइन जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनिट डाइल्यूशन को ज़ाहिर कर रहा है। डी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम है, ईटा विस्कोसिटी ऑफ मीडियम है, टी टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन है, सी जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो ये एक मुकम्मल जो है वो डिबे हक्कल थ्योरी का एक इनसाइट हमने देखा। तीन किस्म के हमने इफेक्ट पढ़े, फिर ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाक अल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए।